वेलकम स्टूडेंट्स। आपके सहयोग के लिए मैं फिर से आपके 10th क्लास की समकालीन भारत भाग 2, जिसको हम भूगोल के नाम से भी जानते हैं 10th क्लास के, उसके नोट्स तैयार कर रहा हूं ताकि आपकी बोर्ड में परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। तो आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन चैनल में। देखिए, इस चैनल में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, सबसे पहले आप क्लास 10th का समकालीन भाग 2 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन व विकास। इस चैप्टर की बात करते हैं तो संसाधन होते नहीं हैं बल्कि मानव बुद्धि, कौशल, विकास, प्रौद्योगिकी, प्रकृति के साथ क्रिया करके बनाए जाते हैं। अर्थात संसाधन वो हैं जो मानव विकास के काम आए, अर्थात जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण। जो भी वस्तु मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है, कीमती होती है, उसको हम संसाधन का नाम देते हैं। ये प्रक्रिया 3 कामों में होती है: प्रकृति है, मानव, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं। मानव होता है वो प्रकृति के साथ प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी यूज करके संस्थाओं में के साथ संसाधन बनाता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं और कृत्रिम भी संसाधन होते हैं। प्रकृति, औद्योगिक और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध है। हमने चित्र के द्वारा दिखाया कि मानव और प्रकृति के साथ क्रिया करके एक प्रौद्योगिकी यूज करके संस्थाओं में और उसका प्रयोग करता है। अब आगे संसाधनों का वर्गीकरण हम क्या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, समाप्ति के आधार पर कर सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं और विकास के सत्र के आधार पर कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो बनाए गए हैं उसमें जैव, अजैव होते हैं। जैव में मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव, ये सब आते हैं और अजैव में चट्टानें, निर्जीव वस्तुएं आती हैं। समाप्यता के आधार पर एक ऐसे होते हैं जो समाप्त नवीकरणीय होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, इनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, उसी रूप में लाया जा सकता है। दूसरा है अनवीकरणीय, जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसको प्रयोग नहीं ला सकते, जैसे जीवांश ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये जो तेल हैं या प्राकृतिक पेट्रोल है, जो भी कुछ है उनको हम अनवीकरणीय की स्थिति में गिनते हैं, ये समाप्त होने के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत हो सकते हैं, निजी, जिनको हम निजी बोलते हैं। सामुदायिक, समुदाय का हो सकता है, किसी समुदाय का संसाधन हो सकते हैं। राष्ट्र के संसाधन हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस प्रकार भी हम स्वामित्व के आधार पर भी इनको बांट सकते हैं। इसके अलावा विकास के स्तर पर भी इनको बांट सकते हैं। संभावी, जिनकी आने वाले समय में संभावना है, जैसे पवन और सौर ऊर्जा संभावना है। विकसित, जो आज विकसित हो चुके हैं, और संचित, जिनको संचित कर लिया गया है। ये आपके संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से हम इनका कर सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगे संसाधन है वो प्राकृतिक भी होते हैं, मानवीय भी होते हैं। जो न मानवीय प्राकृतिक संसाधन हैं वे नवीकरणीय संसाधन हैं, जो अभी पिछले जैसे कि हमने बताया था, जिसमें एक आता है सतत या प्रवाह, जैसे जल और पवन जो प्रवाह के रूप में है, वे नवीकरणीय संसाधन है। पवन है वो अपने आप ऑटोमेटिक बनती रहती है और नष्ट होती रहती है। इसी प्रकार जल है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ अपना रूप परिवर्तित करता रहता है। जैव है, जैव में प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव जंतु आते हैं। और नवीकरणीय, अनवीकरणीय में पुण्यचक्रणीय धातु आती हैं, और अचक्रीय में उदाहरण के रूप में जीवांश ईंधन आता है। मानवीय में संरचना व संस्थाएँ आती हैं, और मानवीय मात्रा व गुणात्मक के आधार पर भी संसाधनों को, इस चार्ट के मुताबिक भी संसाधनों को विभाजित किया जा सकता है। अब संसाधनों का विकास में क्या क्या समस्याएं हैं? मानव ने लालच में प्रकृति का विनाश कर दिया गया है। ये समस्या पैदा हो गई कि मनुष्य ने अपने लालच के लिए, अपने विकास, पैसे के लालच में उन्होंने पूरी प्रकृति को विनाश करने में तुला। जैसे जंगलों को काट रहा है, जीव, प्राकृतिक वन्य जीव जंतुओं का विनाश कर रहा है। दूसरी समस्या हमारी है कि संसाधनों का असमान वितरण है। अमीर गरीब की संसाधनों की खाई में वृद्धि होती जा रही है। संसाधनों का पूर्ण रूप से अमीर आदमी के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन प्रयोग कर रहा है, गरीब आदमी इतने संसाधन प्रयोग नहीं कर पा रहा है। और एक और नई समस्या है कि संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें समस्याएं हैं। संसाधनों का दुरुपयोग में समस्याएं, वैश्वीकरण, तापमान बढ़ रहा है, आजकल वातावरण जो देख रहे हैं आप,
आप गर्म मौसम हो रहा है, ज़्यादा गर्मी किसी इसीलिए वजह से हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, द्वीपों को डूब रहे हैं, हमारे भारत का भी जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब चुका है। बहुत सी समस्याएं इस प्रकार की हो गई हैं। दूसरा, ओजोन परत का अक्षय, ओजोन परत ख़त्म हो रही है। ओजोन परत ख़त्म होने के कारण कैंसर बढ़ रहे हैं। पूरी प्राकृतिक वातावरण है उसका नाश हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या पैदा हो गई है। साधनों का दुरुपयोग करने से ये हो रहा है। भूमि का निम्नीकरण, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी, निकलने वाले केमिकल भूमि का नाश कर रहे हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि संसाधनों के दुरुपयोग करने के कारण अनेक समस्याओं से आज विश्व जूझ, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व ही जूझ रहा है। इसका कुछ समाधान के बारे में हम बात करते हैं। सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को, इसमें एक टॉपिक आता है सतत पोषणीय विकास का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, भविष्य व पीढ़ी को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसको पोषणीय विकास कह सकते हैं, और इसे समाधान किया जा सकता है। उपरोक्त जो हमने समस्याएं बताई थी उन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। पर्यावरण को ऐसा विकास करना चाहिए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारा भी काम चल जाए और भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसका भी काम चलता रहे। 1992 में रियो जी डेनरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए चर्चा की गई है। एजेंडा 21 यूएन पर्यावरण व विकास सम्मेलन UNCED 1992 ब्राज़ील, भूमिमंडलीय सतत पोषणीय विकास, वैश्वीकरण प्रयासों से पर्यावरण सतही गृह व रोगों से निपटाना, प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा अपनी स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना, ये सारी की सारी बातें की गई है। जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है, इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं का समाधान बताया गया है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जैव विविधता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति हुई है और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास हेतु एजेंडा 21 किया गया। तो मैंने अभी एक एजेंडा 21 आपको बताया। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है कि हमें नियोजन किया जाए, क्यों? नंबर 1, देश में संसाधनों की विविधता, क्योंकि देश में सभी जगह एक जैसे संसाधन नहीं होते, अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन मिलेंगे। उनको उनके लिए योजना बनानी आवश्यक है ताकि हर भाग तक वो संसाधन पहुँचे और ज़रूरत अनुसार पहुँचे, उनका अति प्रयोग ना हो। दूसरा, जहाँ देश के एक भाग में संसाधनों की अधिकता है वहीं दूसरे भाग में कमी है, इसलिए भी ज़रूरत है। तीसरा, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संसाधनों की प्रचुरता की संभावना है। चौथा, क्षेत्रीय विकास की समस्याएँ पैदा हैं। और पाँचवा, संसाधनों का दक्ष उपयोग और सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। भारत में संसाधनों का नियोजन, सबसे पहले भारत में संसाधन नियोजन योजना बनाने के लिए हमें संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी, उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी, सर्वेक्षण करना पड़ेगा। दूसरा, संसाधन विकास हेतु क्षेत्रीय व राष्ट्रीय योजनाओं में समन्वय, प्रौद्योगिकी कौशल विकास व योजना का निर्माण। और तीसरा, क्षेत्रीय संसाधनों के अनुसार योजनाओं का निर्माण करना, परंपरागत व स्थानीय ज्ञान व अनुभव का प्रयोग करना पड़ेगा। संसाधन संरक्षण कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, जो संसाधन बताए हैं, तो प्रकृति के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन है, परंतु किसी व लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक कहा गया है कि मनुष्य की प्रकृति है जो हर मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, परंतु लालच के वश में नहीं है। संतुष्टि के लिए कोई भी संसाधन नहीं है। एक आदमी की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको संसाधन मिल सकते हैं, परंतु लालच के कारण वह अनावश्यक ज़रूरत से अधिक इच्छाएँ करता है, उसकी पूर्ति नहीं है। उदाहरण के लिए, एक आदमी को रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत है, परंतु एक आदमी 10-10 मकान बनाए बैठा है जिनमें वो रहता नहीं है, तो इसलिए गड़बड़ है। वैश्विक पर्यावरण प्रयास, 1968 में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण का प्रथम वैश्वीकरण प्रयास किया गया। 1974 में शो में स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये प्रोत्साहित किया गया। 1968 के बाद 1974 में किया गया था। 1974 के बाद फिर दोबारा सम्मेलन हुआ ब्रुंडरलैंड आयोग रिपोर्ट के नाम से, जिसको हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा साझा प्रयास पुस्तक में भी था। 1992 में पृथ्वी प्रथम सम्मेलन हुआ। इसके हम भारत में जिक्र करते हैं भू संसाधन की, तो
तो भारत का जो भू संसाधन भूमि है उसका उपयोग वन के लिए हो रहा है, कृषि के लिए, और शुद्ध नेवल बोएगा क्षेत्र, स्थायी चरागाह और पशुचारण, परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और अन्य। तो हम इनको देखिए बांटा है। जो हमारे देश में है, जो हमारे देश का भूभाग है उसमें 27% पठार है, 43% मैदान है और 30% पर्वत है। तो जो हमारा 21% भाग है उसमें जंगल है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि है, बंजर भूमि है, वो 8%, शुद्ध नेवल बोएगा क्षेत्र 50%, स्थायी चरागाह पशुचारण 3%, परती भूमि 5%, कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य जो भूमि है उसमें वो है अपनी 59%, और अन्य साधनों में ली गई है वो आपकी 8 से 10% के बीच में यूज़। इसके बाद ये मैंने कुछ सामान्य आपकी बुक से उठाए हैं उदाहरण स्वरूप, जो डायग्राम आपकी किताब में बने हुए हैं, जो बुक में दिए गए सामान्य भू उपयोग 60-61 के आंकड़े हैं, उनके अनुसार हमने कृषि योग्य कितना है ये आंकड़े अपनी बुक में मिलेंगे आपको जो को। इसके बाद भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय कौन कौन से हैं। भूमि जो कमज़ोर हो गई है उसके से उपाय क्या है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, बंजर भूमि के रूप में है, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। 56% जल द्वारा अपरदित है और 28% वनों द्वारा निम्नीकृत दावानल जो द्वारा, और 6% लवणीय क्षारीय के कारण और 10% वायु द्वारा अपरदित है। इनमें से जो अन्य कारण हैं उनमें आती है वनोन्मूलन, पशु अतिचारण, खनन, मरुस्थलीकरण, अत्यधिक सिंचाई। जो अति पशुचारण है वो राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र में है, क्योंकि वहाँ पर लोग भेड़ बकरियाँ रखते हैं, जिसके कारण मिट्टी उखड़ जाती है और उसका उन्मूलन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा में खाने हैं काफ़ी, खानों के कारण वहाँ पर खुदाई का काम होता है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। राजस्थान, गुजरात में मरुस्थलीकरण है, जो नीरी रेत ही रेत है, जिसकी वजह से भी मिट्टी कमी है, मिट्टी के निम्नीकरण है, मिट्टी का मृदा का। हरित क्रांति के कारण देश में बहुत ज़्यादा पैदावार के करने के चक्कर में मानव ने अत्यधिक सिंचाई करनी शुरू कर दी है। भूमि का जल सतह वो नीचे चला गया और भूमि से ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेकर के अत्यधिक सिंचाई करके भी जमीन का निम्नीकरण किया है। इसका मृदा संसाधन है, मृदा उच्चावच, जनक शैल, जमा जलवायु, जमा वनस्पति, प्लस जैव पदार्थ, प्लस समय, ये सब मिलकर के मृदा का निर्माण करते हैं। मृदा परिच्छेदिका या मृदा का लंबवत सत्रों में ने दिया है, इस प्रकार है कि मृदा जो पृथ्वी होती है उसका ऊपरी सतह पर को मृदा बोलते हैं, और उसके नीचे वाले भाग को उप मृदा या अपेक्षित चट्टाने, बालू, साल्ट मृतिका बोलते हैं। इसके नीचे के भाग को अधसतरीय अपेक्षित आभारी चट्टाने कहते हैं। उसके जो उससे भी नीचे जो भूमि है उसके भाग को अपेक्ष रहित आधारित चट्टान के नाम से जानते हैं। अब भारत में मृदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा विस्तृत मृदा, जो हमारा सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी ला करके लेके आई है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होती है, और इसमें गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये क्या सारी नदियों के द्वारा जो मिट्टी लेकर आके जो क्षेत्र बनाया जाता है, मिट्टी बनाया जाता है, उसको हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये दूसरे बिहार, काफ़ी सारा एरिया जो उत्तरी भाग का काफ़ी एरिया है वो नदियों की मिट्टी द्वारा बनाया गया है। विशेषता इसमें रेत होती है, सिल्ट है, मृतिका है। ये मृदा पर्वतों की तलहटी, मैदानों के द्वार और चौर और क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में दो प्रकार के हैं, एक बांगड़ मिट्टी है जिसमें कंकड़ ग्रंथियाँ होती हैं, दूसरी खादर होती है जिसमें नवीन मृदा होती है, हल्के छोटे छोटे ज़्यादा बड़े कंकड़ नहीं होते, बड़ी होती है। पोटास, फास्फोरस चूना युक्त होती है ये, और इस ये मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन के लिए उपयुक्त है।
गहन कृषि, अधिक जनसंख्या क्षेत्र, सूखे क्षेत्र की मृदा का अधिक क्षारीय है। नंबर 2 पर काली मिट्टी आती है, जिसको रेंगड़ मिट्टी भी कह देते हैं। ये कपास की खेती के लिए बहुत बढ़िया है। निर्माण इसका दक्षिण की बेसाल्ट चट्टानों के कारण हुआ है। क्षेत्र महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, कृष्णा, गोदावरी घाटी है। विशेषताएं कण इसके महीन होते हैं, नमी धारण करने की इसमें क्षमता है, मैग्नीशियम, चूने की मात्रा परंतु फास्फोरस है, गर्म शुष्क मौसम में दरारें चट्टानें छिटकने की इसमें पाई जाती हैं, अपने आप जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। चट्टानें आपने देखा होगा, जब ज़्यादा गर्म और शुष्क मौसम होता है, पानी सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अगला इसके बाद लाल पीली मिट्टी, लाल मृदा दक्षिण के पूर्वी व दक्षिण मध्य हिस्सों में पाई जाती है, कम वाले क्षेत्रों वाले भागों में पाई जाती है। लाल पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के मैदान में पाई जाती है। लाल रंग रेवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के कारण होती है। अगला आपका है पीला रंग, इसका जल नियोजन है, लैटराइट मिट्टी। नंबर 4 लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा के कारण, निक्षालन के कारण होती है। ह्यूमस कम होता है, तापमान अधिकता से बैक्टीरिया नष्ट, रासायनिक उर्वरकता डालकर उपजाऊ बनाई जाती है। अक्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि, काजू, चाय, कॉफ़ी के लिए बड़ी उपयोगी ज़मीन होती है। ये सामने आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये मिट्टी है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा, लाल व भूरे रंग होता है, इसका रेतीली होती है, लवणीय है, नमकीन झीलों का निर्माण होता है, पानी जो नमकीन होता है, जो भी झील होती है उनमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम है। मृदा की तल है सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि और चूने के संस्तर कंकड़ों का निर्माण होता है, यहाँ कंकड़ पाए जाते हैं जिससे सीमेंट बनाई जाती है, जिससे मृदा में जल संपादन यानी पानी सोखने की शक्ति कम हो जाती है। अच्छी सिंचाई से ये ज़मीन उपजाऊ भी हो जाती है यदि अच्छी सिंचाई की जाए तो। वन मृदा, नंबर 6 पे वन मृदा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों, नदियों से दोमट मिट्टी व सिंचाई शेटदार मैदान, अम्लीय, अधिक वर्षा, अम्लीय ह्यूमस कम होता है इसमें। ये हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं पूरे इंडिया का, जिस मैप में ये दिखाई गई मिट्टी। इस मैप को आपने भरना सीखना भी है ताकि आपके एग्जाम में आपको करना आ जाए। ये देखिए मैप दिखा रखे हैं, जो हरे रंग की है वो पर्वतीय मिट्टी है, या दूसरा जलोढ़ मिट्टी है आपकी, ये ग्रीन कम तोता रंग के में है जो, और रेड, लाल और पीली मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। ये संकेत भी दिए मैंने, से संकेत में रंग आप देख करके कर सकते हैं। और इसके बाद आपको काली मिट्टी दी हुई है, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी। इस प्रकार से आपको संकेत देख के आप मिट्टी का अंदाज़ा एरिया वाइज लगा सकते हैं। इसके बाद मृदा अपरदन व संरक्षण, मिट्टी को अपरदन जो कटाव है उसको कैसे रोकें, उसका बचाव कैसे करें। मृदा निर्माण व अपरदन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों ने वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन से अपरदन की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ा दिया है। पवन, हिमानी जल द्वारा प्राकृतिक मृदा अपरदन भी होता रहता है। बहता जल मृदा को काट करके गहरी वेंकाई बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं, जिसके कारण उत्खाद भूमि का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चंबल के खंड, चंबल की जो भूमि है, नदी है, उसके कारण वहाँ पर जो जोतने योग्य भूमि वो नहीं रहती है। चादरा पर्दन, ऊपरी मृदा का पानी के साथ बह जाना, उसको बोलते हैं चादरा पर्दन। समोह जुताई, पहाड़ी क्षेत्र में समोह जुताई का करके भी हम इसको मिट्टी का जो कटाव उसको रोक सकते हैं, जिसमें हम पट्टी कृषि जो स्ट्रिप्स फार्मिंग बोलते हैं वो कर सकते हैं, या पेड़ों की कतार लगा करके भी मिट्टी को काटने से बचाया जा सकता है। या डोलियाँ उनकी मेंढे बना करके या फिर पट्टेदार कृषि करके भी उसको बनाया जाता है, जैसे इन्हें दिखाया भी है चित्र में। अगला वन वन्य जीव संसाधन क्या है, इसी पार्ट का सेकंड पार्ट है, हम संसाधन इसी के साथ बात कर रहे हैं। तो लुप्त होने वाले कागार प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं उनकी बात है। चेता लुप्त होने वाला भारत का 1952 में लुप्त हो चुका था, उसके बाद नहीं मिल पा रहा। जो हम लौपचा पश्चिम बंगाल, जनजाति सिक्किम नेपाल में है। गुलाबी सिर वाली बतख है, गंगा के मैदान क्षेत्र में रहते थे, ये लुप्त होने वाले प्राणी हैं। पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तेदार उल्लू, मोदिका, झंसिया, मोहा जंगली घास है। हुड़बिया एप्टा न्यूसेरोन घास प्रजाति है। ये जीव वन और जीव आज
उस पर ख़त्म होने के कगार पर, लुप्त हो चुके हैं। एशियाई चित्ते के बारे में कहाँ चला गया, इसके बारे में एक आपका दिया हुआ है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं कि भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज सतनधारी जीव जंतु है वो परिवार का एक अजूबा, और जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता था। आमतौर पर भ्रम में रहता था कि चीता एक तेंदुआ होता है, पर चीते और तेंदुओं में कुछ फ़र्क है जो आपके इस किताब के अंदर दिखाया हुआ है। चीते के विशेष पहचान के लिए उसकी आंखों के कोने पर मुंह तक, नाक तक दोनों और फैले हुए आंसुओं और लकीरनुमा निशान होते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण ये लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 से लुप्त घोषित कर दी गई। इसके बाद पौधे और प्रजातियाँ की श्रेणियाँ, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ, ये होती हैं। संकटग्रस्त जातियों में काला हिरण, गेंडा, शेर, पूंछ, बाला, बंदर, शंघाई हिरण मणिपुर में पाए जाते हैं। ये आज संकटग्रस्त में हैं। यदि नहीं ध्यान दिएगा तो ये भी जातियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लुप्त की श्रेणी में आ जाएंगी। सुभेद जातियों में नीली भेड़ और गंगा डॉल्फिन है। दुर्लभ जातियाँ भी हैं। और स्थानिक जातियाँ अंडमान, अंटिल, निकोबार कबूतर, अंडमान जंगली सुअर, अरुणाचल के मेढोनी, और लुप्त जातियों में एशियाई गुलाबी बतख है। वनों के विनाश व वन्य जंतुओं के विनाश के क्या कारण है? उपनिवेश नीति। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने वनों को नष्ट करना शुरू कर दिया था, और तभी से ये प्रक्रिया चल रही है, जैसे वाणिज्य वृक्षारोपण, एकल वृक्षारोपण, ये सब इसके उदाहरण है। उदाहरण के लिए सागवान रोपण, दक्षिण भारत की अन्य प्रजातियों को नुकसान, क्योंकि लोग बड़े बड़े खेतों का वनों को काट करके उनमें खेती करना शुरू कर दिया है। चीन पाइन के पौधे लगाने, हिमालय ओक और रोडेसाइन वनों को नुकसान पहुंचाया है। नदी घाटी परियोजनाओं से वनों और जीवों को नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए नर्मदा घाटी व केवना वेतावा पाना टाइगर रिजर्व। खनन से बक्सा टाइगर रिजर्व व पश्चिम बंगाल, इसको नुकसान हुआ है। अत्यधिक प्रसारण से झूमिंग, कृषि, दावानल, शहरीकरण, औद्योगिक शिकार, पर्यावरण प्रदूषण, आवास के कारण विनाश हुआ है। ये बहुत से कारण है। हिमालय यव, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है। हिमालय यव क्या है? सीड की प्रकार का एक सदाबहार औषधीय पौधा है। हिमाचल व अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। आजकल संकटग्रस्त में आता है। टक्सोल बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है। इसका रसायन और छाल, पत्तियाँ, पेड़ से सब कुछ जो टक्सोल होता है उससे कैंसर का उपचार होता है, इसलिए इसके लोग उसको उखाड़ लेते हैं दवाइयों में प्रयोग करने के लिए पौधों को। ये संकटग्रस्त में आ जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बांग परियोजना 1973। ये है पवित्र पेड़ पौधे और दुर्लभ जातियाँ हैं। ये बताया गया आपको प्रकृति के बारे में। महुआ, कदम, मुंडा, संथाल जनजातियाँ छोटानागपुर, इमली व आम उड़ीसा, बिहार, आज़ादी के मैदान जनजातियाँ। हिरण, चितकबरा, नीलखेड़ी, खेजरी, मोर बिश्नोई समाज के लोग हैं, राजस्थान में इनको बचाते हैं। चिपको आंदोलन से भी स्थानीय लोगों ने वनों को बचाने का प्रयास किया है। हिमालय के लोग क्षेत्र में सामुदायिक जो वन है, सामुदायिक वनीकरण अभियान चलाया गया है। बीज बचाओ आंदोलन, वनहत्या, टिहरी, रासायनिक उर्वरक, इन्होंने इसके कारण भी बहुत सा नुकसान है। अब लुप्त होने वाले वन कौन से हैं उनका दिया हुआ यहाँ जो आपके किताब में है। ये किताब आपकी बुक से उठाए हुए चित्र हैं जो आपको किताब में मिलेंगे। तो उसके साथ ही आप बुक को पढ़ लेना अच्छे से, और इनको देख करके आप काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।